आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग बिहार पीसीएस की या बिहार की कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं जो बिहार स्टेट से संबंधित हैं, उनके एग्ज़ाम्स में बिहार स्पेशल पूछा जाता है। तो हम एक नई श्रृंखला बिहार स्पेशल शुरू करने वाले हैं। आप लोगों का साथ रहा तो ये सीरीज़ अच्छी चलेगी और आप लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएगी। तो आज हमारा पहला क्लास है, आप लोग इसे देखिएगा। हम पूरी सीरीज डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमारा मेंस का भी जो वो चल रहा है, मेंस के लिए जो मॉडल आंसर हैं और इस तरह से भी जो 66वीं है उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो लोग जो हिंदी साहित्य के हैं वो भी, और जीएस के जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक हैं वो भी। और मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो गेस्ट टॉपिक हैं उन पर भी वीडियो बनाए हुए हैं। जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और हिंदी साहित्य का। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। साथ ही साथ एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है जो लोग 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए है। तो 66वीं के लिए भी, लेकिन 66वीं के लिए 5 टेस्ट हैं जिसमें जीएस का 1 पेपर हो चुका है। अब जीएस के 4 पेपर बचे हैं और हिंदी साहित्य के 5 फुल पेपर हैं। जो पहला पेपर कल होगा। 5 फुल टेस्ट हैं। अगर 66वीं बीपीएससी देने वाले कोई अपना राइटिंग प्रैक्टिस सुधारना चाहते हैं या फुल टेस्ट देके अपनी जो ज्ञान है, अपना जो तैयारी है उसको जांचना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। और जो 67वीं दे रहे हैं उनके लिए जो प्रोग्राम है उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी पूरे सिलेबस की। जीएस का भी पूरा सिलेबस रहेगा और जो हिंदी साहित्य से जुड़ेंगे उनके लिए हिंदी साहित्य का, और हमारे पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी टेस्ट आंसर राइटिंग उपलब्ध रहेगी। उसके भी टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप लोग अगर उस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7277771065। स्क्रीन पर आपको शुरू में ही आपको दिख जाएगा, उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। तो आप उस पर व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। वो अप टू एग्जाम तक चलेगा। जब तक आपका 67वीं का मेंस होगा तब तक लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी ऑनलाइन। आज हम बात करते हैं बिहार समग्र अध्ययन पे। हम बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल में क्या क्या जानेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम उस पर हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैं जो भी बीपीएससी में पढ़ाऊँगी वो आपको मानचित्र के द्वारा पढ़ाऊँगी, मैप पर पढ़ाऊँगी। बिहार का मैप बनाकर बिहार पर चीज़ें पढ़ाऊँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो देखने के बाद बिहार स्पेशल किसी बुक से ना पढ़ना पड़े, आपको पूरा का पूरा तैयार हो, आपको रट जाए चीज़ें। इस तरह से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप एक बार श्रृंखला से जुड़िएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इतनी आशा तो हम आपसे रख ही सकते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे बिहार का, कि बिहार में क्या क्या है। तो सामान्य बिहार के जो सामान्य तथ्य हैं, सामान्य जो जनरल फैक्ट्स हैं उनको हम जानेंगे। अगले टॉपिक में हम राजनीतिक ढांचा जानेंगे, जैसे बिहार में प्रतीक चिन्ह क्या है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है, या बिहार कब स्थापना दिवस है, बिहार कब स्थापित हुआ, कैसे कैसे उड़ीसा और बंगाल से अलग हुआ, क्या क्या हुआ, ये हम राजनीतिक ढांचा में जानेंगे। उसके बाद हम इसका भौगोलिक ढांचा जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि बिहार की सीमाएं क्या हैं, बिहार किस किस देश से अपनी सीमा लगाता है, कौन से अक्षांश में पाया जाता है, कौन से देशांतर के बीच में बिहार स्थित है। ये सब हम जानेंगे भौगोलिक ढांचा में। फिर हम जानेंगे कि बिहार में प्रथम, यानी कि बिहार में कौन सा व्यक्तित्व पहला है, बिहार में ऐसे कौन कौन से काम हुए हैं जिसमें बिहार अपना प्रथम स्थान रखता है, ये चीज भी हम जानेंगे।
इसके बाद हम तीन जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे, जैसे भूगोल है, इतिहास है बिहार का, और बिहार की अर्थव्यवस्था है। भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था। राज्य व्यवस्था हम कहीं ना कहीं इसी में जान लेंगे, और जो भी राज्य व्यवस्था की चीजें होंगी वो हम राजनीतिक ढांचा में, और साथ ही साथ इसी टॉपिक पे परिचय जब बताएंगे तो राजनीति से संबंधित जो भी होगा वो हम इसके अंदर आपको बता देंगे। तो मेन टॉपिक भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था जो हमें पढ़नी है। भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, बिहार की नदियां पढ़ेंगे विस्तार से, बिहार की मिट्टी कौन कौन सी है, बिहार का जलवायु विभाजन, बिहार में सिंचाई किस तरह से, सिंचाई की कौन कौन सी परियोजना है, कौन से साधन से सिंचाई होती है, बिहार में कृषि की क्या स्थिति है, बिहार में वनों की क्या स्थिति है, खनिज के कौन कौन से हैं और राजमार्ग कौन कौन से हैं। ये हम बिहार के भूगोल में जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन? भौतिक विभाजन, नदियां, मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, कृषि, वन, खनिज, राजमार्ग। उसके बाद इतिहास में हम जानेंगे ऐतिहासिक विकास, सबसे पहले कि पाषाण काल में क्या हुआ और पुरापाषाण काल में क्या हुआ, ये सब क्या क्या किस तरह से बिहार में क्या क्या चीजें मिलती हैं उसको जानेंगे। फिर प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे हम, बिहार का प्राचीन इतिहास, फिर बिहार का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, और बिहार की संस्कृति पर हम बात करेंगे। इन चीजों को हम आपको पढ़ाने के साथ साथ मैप पर भी दिखाएंगे ताकि आपको ज्यादा याद हो जाए, और जब आप मेंस लिख रहे हो तो आपको इनसे डायग्राम बनाने में सहूलियत हो जाए। आपको कभी कभी पता नहीं चलता कि इतिहास में कैसे डायग्राम बनाएं, तो इन चीजों को देखकर आप डायग्राम भी बनाने की स्थिति में आ जाएं। क्या क्या? बिहार का ऐतिहासिक विकास, प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास, बिहार का आधुनिक इतिहास, और बिहार की संस्कृति। संस्कृति और कला एक साथ आ जाती है। अर्थव्यवस्था में हम बिहार की जनगणना पढ़ेंगे, बिहार का बजट पढ़ेंगे, बिहार की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, बिहार की प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये सब भी करंट अफेयर्स में जुड़ेंगे, लेकिन हम जो करंट अफेयर्स बिहार का है स्पेशल वो पढ़ेंगे, और बजट, आर्थिक समीक्षा और प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे। साथ में एक और लिख लीजिए, विविध, जो रह जाएगा वो हम विविध में पढ़ लेंगे। तो इन टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पर डे आपको वीडियो मिलेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और जैसे जैसे ये पहले तो ये इसका जो सामान्य परिचय है उस पर हम बात करेंगे, फिर इनको हम सबको मैप पर दिखाएंगे। नदियों में कैसे गंगा नदी मध्य से निकलती है, फिर कौन सी नदी पूरब से आके कहाँ मिलती है, उत्तर से कहाँ मिलती है, दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है, या गंगा की बाईं ओर से दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ किस शहर में मिलती है, किसकी लंबाई किस शहर में ज़्यादा है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप हमारे साथ पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक याद कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब हम आपको मैप पर भी बताएंगे, ताकि मैप पर और डायग्राम पर बताने से आपके माइंड में इसकी स्क्रीन बन जाए, और आपको जब एग्जाम हो तो आपको सब दिखाई दे कि ऐसे ऐसे था, तो आप ऑटोमेटिक याद कर लें। ये देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी हम इस परिचयात्मक वीडियो में आपको दे देते हैं। इसके बाद आप देख लीजिएगा, इसी तरह से हम सारे वीडियो आपको मैप पर बताने वाले हैं। तो जैसे ये बिहार का मैप है, लगभग ठीक ही बना है, 19-20 फर्क हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ राजधानी है पटना, ये आपका पश्चिमी चंपारण है, यहाँ किशनगंज है, यहाँ कटिहार है, ये ऐसे,
ये आपका कैमूर है। कैमूर के नीचे ये रोहतास है। हम आपको सारी सीमाएं बताएंगे, नेपाल की सभी सीमाएं बताएंगे, तब ये भी बताएंगे यहाँ पे आपका भागलपुर है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ये आपको भी याद हो जाएंगे। यहाँ पश्चिमी चंपारण है, फिर यहाँ पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, यहाँ पे मधुबनी है, मधुबनी के बाद आपकी अररिया है, सॉरी सुपौल है, सुपौल के बाद अररिया है, अररिया के बाद किशनगंज है, यहाँ रोहतास है, कैमूर है, यहाँ बक्सर है, आरा है, इस तरह से सारण है, सिवान है, यहाँ पे गोपालगंज है आपका, यहाँ पूर्णिया है। तीन बंगाल से तीन मिलते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, तो यहाँ पे आपका पूर्णिया हो गया। यहाँ भागलपुर है, फिर बांका है, जमुई है, गया है, नवादा है, फिर गया है, औरंगाबाद है। इस तरह से ये चारों तरफ के आपके जिले हैं। तो इन पर मैं बात करूंगी अगले वीडियो में। अभी आपको केवल इतना बता रही हूँ कि ये तो क्षेत्रफल हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजधानी पटना है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। 345 कितना सरल डिजिट है, 3 4 5, 345 है उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। 345 उत्तर से दक्षिण है और पूरब से पश्चिम कितनी है, 483 किलोमीटर। अब हम इसके अक्षांशीय और देशांतर विस्तार पर बात करेंगे, इसकी सीमाओं पर बात करेंगे, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अक्षांशीय जैसे अक्षांश इसके 23 से 27 है, 83 से 87 तक इसका देशांतर विस्तार है। कुछ डिग्री के साथ साथ मिनट भी है, लेकिन मोटी मोटी डिजिट बता रही हूँ। बिहार एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसके आसपास सभी तरफ से भू आबद्ध क्षेत्र है, चारों तरफ से देश है, राज्य, कोई जलीय सीमा नहीं है। जैसे यहाँ आपका झारखंड है, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ नेपाल है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश है। और ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार क्या है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और नेपाल के साथ इसकी जो सीमा है वो 729 किलोमीटर की है। बिहार जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है वो कितनी है, 729 किलोमीटर। तो ये कुछ सिंपल सी एक जानकारी थी। इस तरह से एक तरह से डेमो कह सकते हैं इसको। इस तरह से मैं मैप बनाकर आपको सारी जानकारी मैप पर बताऊंगी। अगला वीडियो हमारा जो रहेगा बिहार का परिचय रहेगा, जिसमें मैं सभी सीमाएं बताऊंगी। उसके बाद इनका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार भी बताऊंगी। जैसे अक्षांशीय देशांतर विस्तार में आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये आपके अक्षांश हो गए, ये 0 डिग्री, ये देशांतर हो गया, ऐसे करके। तो भारत कहाँ स्थित है, भारत ही यहाँ स्थित है। मतलब ये क्षेत्र कौन सा हो गया, इसे उत्तर मान लें, इसे दक्षिण, तो ये क्षेत्र उत्तरी हो गया। और ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो ये कौन सा भाग हो गया, उत्तर पूर्वी। अगर ग्लोब पे बिहार की स्थिति पूछी जाएगी तो चूंकि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी है तो बिहार की स्थिति भी उत्तर पूर्वी होगी। लेकिन अगर यहाँ भारत का नक्शा बना लिया जाए ऐसे करके,
तो बिहार यहाँ स्थित है, यानी कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी भाग। ये आपको सेकंड वीडियो जो है उसमें पूरा विस्तार से मिलेगा। अभी सिर्फ आपके लिए एक तरह से डेमो था, एक जानकारी थी, थोड़ी सी बताई आपको। आशा है आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि अगले वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। पीटी और मेंस दोनों के लिए काम देगा। फैक्चुअल है तो पीटी में अधिक काम देता है, मेंस में भी कहीं कहीं आपको ये जानकारी काम आती है। एक्चुअली में क्या है कि मेंस में सीधे तो फैक्ट पूछे नहीं जाते, लेकिन जब भी आप कुछ आंसर लिख रहे होते हैं तो ये फैक्ट समाहित जरूर करना पड़ते हैं। तो इसलिए ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोग 67वीं में अपियर हो रहे हैं उनकी तैयारी का यही समय है, मेंस के लिए भी और इसके बाद प्री का भी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप प्री के लिए जुड़िएगा। तो बिहार स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको भी पढ़ाने का प्रयास करें। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी कर लें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बिहार एक परिचय, आज हमारा पहला क्लास है बिहार स्पेशल पर। तो आज हम परिचय पर बात करेंगे। जैसा कि ये बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, ये बिहार का राजनीतिक परिचय है। इसे पढ़ाने के बाद हम आपको मैप के थ्रू ज्योग्राफिकल परिचय है उस पर बात करेंगे, यानी कि जो भौगोलिक परिचय है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम ये जरूरी चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भौगोलिक परिचय पर कि कितनी बिहार की सीमा कितनी है, कौन कौन राज्यों से लगती है, क्या क्या है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो बिहार एक परिचय, सबसे पहले बिहार में हम बिहार को जानते हैं कि इसका नाम क्या है। तो नाम तो बिहार है, आप सभी परिचित हैं इस बात से। बिहार नाम क्यों पड़ा होगा? तो विद्वानों का ऐसा मत है कि बिहार नाम शायद यहाँ पर बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा होगा। राजधानी पटना है, आप सब जानते हैं। इसका स्थापना दिवस 22 मार्च है। स्थापना दिवस क्या है? 22 मार्च है। जबकि 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें घोषणा की गई थी। पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों मिला के एक प्रांत हुआ करता था जिसे बंगाल कहते थे, लेकिन उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों प्रांत शामिल थे और तीनों को अलग करने की घोषणा की गई। कब? बंगाल से बिहार को पृथक करने की घोषणा की गई। कब की गई? 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद ये घोषणा के बाद 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912, ये 11 और 12 में बहुत लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 12 दिसंबर 11 को घोषणा की गई दिल्ली दरबार में बंगाल से बिहार को अलग करने की, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार तथा उड़ीसा मिलाकर, बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत का गठन किया गया। बंगाल अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत बना दिया गया। कब? 22 मार्च 1912 को। ये उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा अलग अलग हुए कब? 1 अप्रैल 1936 को। 28 मार्च 1936 को बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। ये उड़ीसा से अलग होने के पहले हो गया था। ये 28 मार्च है, ये 1 अप्रैल है। 3 दिन पहले ही इसका गठन हो गया था। 3-4 दिन पहले बिहार विधान परिषद का गठन हो गया था। उसके बाद इसका बिहार का एक पुनः विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को और झारखंड इससे अलग हुआ। आज का जो आधुनिक बिहार है ये 15 नवंबर 2000 के बाद का है। तो कब कब विभाजन हुए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। नाम आपको पता है बिहार, राजधानी पता है पटना। स्थापना दिवस इसका हम 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में
ये घोषणा की गई थी कि बंगाल से बिहार को पृथक किया जाएगा। इस घोषणा के आधार पर दिसंबर से लेकर 22 मार्च को, 12 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में आकर 3 महीने बाद 22 मार्च 1912 को, यहाँ 12 दिसंबर 1911 है जिसमें घोषणा हुई है दिल्ली दरबार में। उसके बाद 22 मार्च 1912 को 3 महीने बाद बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत का गठन किया गया जिसे बंगाल से अलग किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा भी अलग अलग होकर 2 प्रांतों के रूप में बट गए। उड़ीसा अलग हो गया, बिहार अलग हो गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। 28 मार्च 1936 को बिहार विधान परिषद का गठन होता है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा 2 अलग अलग प्रांत बन जाते हैं और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग होकर एक नया प्रांत बनता है। तो कौन कौन सी डेट हो गई? स्थापना दिवस 22 मार्च, 12 मार्च 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा हुई कि बिहार और बंगाल को अलग अलग प्रांत बनाया जाएगा। इसके बाद इस घोषणा को इम्प्लीमेंट किया गया। 22 मार्च 1912 में बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत बनाए गए, इनका एक प्रांत का गठन किया गया। 28 मार्च 1936 को बिहार विधानसभा का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग होकर बिहार अलग एक प्रांत बना, उड़ीसा अलग प्रांत बना और उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिहार और झारखंड 2 नए प्रांत बने, यानी कि झारखंड नया प्रांत बना, बिहार तो था ही पहले से। तो ये इसकी स्थापना के संबंध में फैक्ट थे, आशा है आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में बिहार का स्थान 12वां है। पहले ये 13वां था, जम्मू कश्मीर का गठन हुआ तो ये 12वां हो गया। पहले भी ये 12वां था, तेलंगाना का गठन हुआ तो 13वां हो गया, फिर जम्मू कश्मीर का गठन हुआ तो ये फिर से 12वें स्थान पर आ गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर है। इसकी राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा इसकी हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। पहली राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। इनकी तो फोटो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहचानते हैं इन प्रतीकों को, ये आपके आसपास के ही हैं। राजकीय वृक्ष पीपल है, पीपल आपने सबने देखा हुआ है। राजकीय पुष्प गेंदा है, लगभग सभी घरों में पाया जाता है। राजकीय पशु बैल है, बैल भी सभी परिचित है। 2013 तक बिहार का राजकीय पशु रीछ हुआ करता था। बिहार का राजकीय पशु 2013 से पहले रीछ हुआ करता था, लेकिन इस समय वर्तमान में राजकीय पशु कौन है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया जो हमारे घर में जो चिड़िया आती है उसे हम गौरैया कहते हैं। ये गौरैया इस समय संकटग्रस्त है लेकिन फिर भी आसानी से अभी देखने को मिलती है। तो गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। 2013 तक बिहार का राष्ट्रीय पक्षी नीलकंठ था। ये बातें आपको याद हो गई होंगी। इन पर बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। राजकीय भाषा प्रथम हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। 2013 से पहले राजकीय पशु रीछ था और राजकीय पक्षी नीलकंठ था। अब हम बात करेंगे बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल 9 है। ऐसे तो फिर अनुमंडल है, ये सब किताब में बहुत लिखा रहता है, इतना रटने की जरूरत नहीं होती। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। जिला कितने हैं? 38 है। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। विधानसभा की सीट कितनी है? 243, 243। विधान परिषद में कितनी सीट है? 75 है। लोकसभा में कितनी सीट है? 40 है और राज्यसभा
विधानसभा में 16 सीटों पर बिहार प्रतिनिधित्व करता है। जिला 38 है, प्रमंडल 9 है, विधानसभा सीट 243 है, विधान परिषद 75 है, लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है। तो हमें लगता है आपको ये याद हो गया होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। स्थापना दिवस 22 मार्च, 12 मार्च 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा हुई कि बंगाल और बिहार दो अलग अलग प्रांत बनाए जाएं, बंगाल से बिहार को पृथक किया जाए। तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा मिलकर एक नया प्रांत का गठन होता है और 28 मार्च 1936 में बिहार विधानसभा का गठन होता है। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार दो अलग अलग प्रांत बनते हैं। उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से, तो बिहार और उड़ीसा दो प्रांतों के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से कुछ जिले मिलाकर झारखंड का निर्माण होता है। झारखंड नया राज्य के रूप में गठित होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है बिहार का। जनसंख्या की दृष्टि से 3रा स्थान है इसका। राजकीय भाषा बिहार की हिंदी है, द्वितीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी गौरैया है, सन 2013 से पहले ये नीलकंठ था। अभी जिला कितने हैं? 38 हैं वर्तमान में। प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। विधानसभा की सीट कितनी है? 243 है, 243। विधान परिषद की कितनी सीट है? 75 है, 75 है। लोकसभा में बिहार से 40 सांसद चुने जाते हैं, 40 सीट हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में 16 सीट हैं। राज्यसभा में 16 सांसद चुने जाते हैं बिहार से। तो ये तो था इसका राजनीतिक परिचय। अब हम बात करेंगे भौगोलिक परिचय पर। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। हम बात कर रहे हैं अब भौगोलिक परिचय की। अभी हमने बात की राजनीतिक परिचय की, अब हम बात कर रहे हैं भौगोलिक परिचय की। भौगोलिक परिचय में ये मैंने बिहार का मैप बनाने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, पर आकृति आपको समझ में आ रही होगी। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी है 173 मीटर। कितनी है? 173 फीट। 173 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से और 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये पी का मतलब पटना है, यहाँ पे पटना स्थित है, तो मैंने ऐसे पी लिख दिया है। ठीक है। और ये इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये पूरे याद ना भी हो तो आप 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी में तो है ही, आप दिमाग में रखिए। उत्तर पूर्व में पूरा भारत ही है, तो बिहार भी उत्तर पूर्व में ही आएगा। तो दो बातें तो निश्चित हो गई कि उत्तर में उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। 24 से लेकर 27 तक अक्षांश है, 83 से लेकर 88 तक क्या है? देशांतर है। 83 से लेकर 88 तक देशांतर है और 27 से लेकर 24 तक क्या है? अक्षांश है। 24 से 27 ऐसे 24 से 27 अक्षांश है, 83 से 88 देशांतर है। जबकि 82.5 डिग्री पर यही आपकी मानक रेखा है जो इलाहाबाद के पास से उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये आपका बिहार है। अभी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि इनकी जो सीमाएं हैं वो किस किस राज्यों से लगती हैं। जो सीमाएं हैं वो सबसे पहले तो यहाँ एक देश से लगती हैं, नेपाल से। इधर क्या है? इधर उत्तर प्रदेश है। किससे सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश से। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। और दक्षिण में क्या है? इसी से
के जो बना है झारखंड। क्या है? झारखंड। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण में क्या है? झारखंड। नेपाल। और उत्तर में क्या है? नेपाल है, जो राज्य नहीं देश है। अब देखते हैं किस राज्य से कितने जिलों की सीमा बिहार से लगती है। तो पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले सीमा बनाते हैं, 3 जिले। उत्तर प्रदेश से 8 जिले। उत्तर प्रदेश से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 8 जिले। झारखंड से भी 8 जिले सीमा बनाते हैं। अब और नेपाल से 7 जिले, नेपाल के साथ 7 जिले। याद रखना है, याद करना बहुत जरूरी है। 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्षांश और देशांतर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 83 88 जो बड़े हैं वो देशांतर है, और जो 24 से 27 से क्या है? अक्षांश है। क्योंकि 90 डिग्री पे अगर अक्षांश बड़े होंगे तो 90 डिग्री पे तो ध्रुव आ जाता है। अब उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा बनाते हैं, झारखंड से भी 8 जिले सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा बनाते हैं, और नेपाल से 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब हम याद करेंगे कि कौन कौन से जिले किस किस से सीमा बनाते हैं। तो आइए हम ऊपर नेपाल से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है? चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। एक हो गया। मैप उतना अच्छा, ये बॉक्स एकदम फिक्स नहीं होंगे, आप एटलस में देख लीजिएगा मैप, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर जिलों की जो स्थिति है वो सही ही होगी। यहाँ आपका पूर्वी चंपारण। क्या है? पूर्वी चंपारण। इसके बाद सीतामढ़ी। ये हम आकार नहीं दे रहे हैं, बस आपको बना रहे कि कौन कौन से हैं। उसके बाद मधुबनी। मधुबनी के बाद सुपौल है। मधुबनी के बाद क्या है? सुपौल है। सुपौल के बाद अररिया है। अररिया है। किशनगंज। कौन कौन से जिले हैं? कौन कौन से जिले आपके नेपाल से सीमा बना रहे हैं? नंबर 1 पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कौन कौन हो गए? दोनों चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, किशनगंज। कौन कौन है? याद करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 3 इधर 3 इधर। चंपारण एक ही याद कर लो, चंपारण। चंपारण में पूर्वी पश्चिमी दोनों शामिल कर लेना, आपको पता ही रहेगा। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल से जो सीमा बनाते हैं वो किशनगंज के साथ, यहाँ पे आपका किशनगंज के बाद पूर्णिया आ जाएगा। यहाँ 3 ही जिले हैं तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये आपका कटिहार है। किशनगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कहाँ से सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल से। एक बार नेपाल का देख लेते हैं।
चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये कटिहार ही के साथ सीमा आ जाएगी आपकी। यहाँ से झारखंड से जो सीमा बनेगी वो कटिहार भी शामिल होगा झारखंड में। कटिहार हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका भागलपुर हो गया। कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया। कटिहार, भागलपुर, बांका। बांका के बाद यहाँ जमुई हो गया। भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। उसके बाद यहाँ नवादा हो जाएगा। नवादा के बाद ये आपका गया हो जाएगा। गया बड़ा है, हम केवल आपको सांकेतिक लिख रहे हैं, ऐसे मैप भरना इतना आसान नहीं है। गया हो गया, ये औरंगाबाद हो गया। आप अपनी कॉपी पे अच्छा बना लीजिएगा। औरंगाबाद हो गया, ये रोहतास हो गया, और ये कैमूर हो गया। कैमूर की सीमा इससे नहीं मिलती है। कैमूर आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश में। रोहतास भी आधा उत्तर प्रदेश में। तो हम अभी झारखंड के जिले देख लेते हैं, चाहे तो इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। 4 याद पहले करिए। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। फिर नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। कौन कौन हो गए? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। फिर यहाँ से देखिए नेपाल में कौन कौन से हैं? चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसके बाद पश्चिम बंगाल में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कटिहार पे खत्म हो रहा है। कटिहार से ही झारखंड की सीमा लग रही है। झारखंड, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, झारखंड बोल दिया क्या मैंने? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। कटिहार, भागलपुर, जमुई, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। इससे आपको सारी सीमा याद भी हो जाएंगी। कुछ भी पूछेगा तो आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगेगी, एक तो रोहतास की लगेगी, रोहतास की लगेगी। कैमूर हो गया, कैमूर हो गया। कैमूर के बाद यहाँ बक्सर हो जाएगा। कैमूर के बाद बक्सर हो गया। बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर, सारण। भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान और गोपालगंज। सिवान, गोपालगंज। यहाँ थोड़ा सा गचपच हो गया, लेकिन याद करने के लिए आप साफ सुथरा मैप बनाइएगा। ये मुझे समझाने के चक्कर में इस तरह का मैप हो गया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करती हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे।
कौन कौन सा मिल रहा है? औरंगाबाद के बाद यहाँ रोहतास, रोहतास के बाद यहाँ कैमूर, कैमूर हो गया। कैमूर के बाद बक्सर, बक्सर हो गया। बक्सर के बाद सारण, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण, फिर सिवान, सारण, सिवान, और सिवान के बाद आपका क्या है? गोपालगंज, गोपाल। मैं समझा दूंगी, मैप आपको मैप अलग से भी लगा दूंगी। मैं जो वीडियो जब अपलोड करूंगी तो इसमें मैप भी लगा दूंगी। इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन होगा उस मैप से आपको समझ में आ जाएगा। तो यूपी से देखते हैं कौन कौन से जिले लगते हैं। यूपी से आपका लगता है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। चार कौन कौन से हुए पहले? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, फिर सारण, सिवान और गोपालगंज, चंपारण। ये चंपारण भी, पश्चिमी चंपारण भी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। चूंकि 8 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। भोजपुर को आरा भी कहते हैं, तो आरा बक्सर आप याद रख सकते हैं। वे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर या आरा, बक्सर आरा याद रख सकते हैं आप। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण। फिर गोल घूमते हैं। आइए इस मैप पे एक बार देख लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। नेपाल से मिलने वाली सीमाएं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण मिलाकर चंपारण बोलेंगे। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से कौन कौन? चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद पश्चिम बंगाल में देखिए किशनगंज भी है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद आप आइए झारखंड में, कटिहार से ही स्टार्ट होगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ये 8 हैं। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। इसके बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश रोहतास से ही स्टार्ट होता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो कौन कौन है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, या रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण। ठीक है, आपको इस मैप में साफ साफ लोकेशन दिखाई दे रही होगी। आशा है अभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बताते हैं सबसे पूर्वी कौन है और सबसे पश्चिमी कौन है, उत्तरी कौन है, दक्षिणी कौन है। इसे थोड़ा मिटा देते हैं, इसलिए साफ लगेगा। मैप एकदम फिक्स बनना कठिन होता है, वो भी बोर्ड पे, कॉपी पे तो ठीक ही बन जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक ही बन जाएगा। सबसे उत्तरी आपका दिख ही रहा है पश्चिमी चंपारण। ये क्या है?
सबसे उत्तरी है। सबसे दक्षिणी कौन है? गया। यहाँ आपका गया है, आप मैप में एक बार देखिएगा भी, गया है। ये नहीं देखना है कि गलत है कि सही है, पर एग्जैक्ट जो बनावट है मैप की ये आप एटलस में देखिएगा, ये आपके पास बिहार का मैप होगा उसमें देखिएगा। सबसे दक्षिणी है बिहार का, सबसे दक्षिणी जिला। सबसे पूर्वी जिला कैमूर है, सॉरी पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी सबसे पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी सबसे गया, पश्चिमी सबसे कैमूर, और यहाँ आपका किशनगंज था, ये सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर पूर्वी भी है और पूर्वी जिला है, लेकिन एक बार आपके बिहार पीसीएस में कटिहार ऑप्शन था, उसका आंसर कटिहार ही था क्योंकि किशनगंज ऑप्शन में नहीं था। तब कटिहार सबसे अधिक पूर्वी था जो उसके आंसर थे उनमें से। तो आशा है आपको ये मैप के थ्रू ये समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं आज बिहार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सबसे पहले तो आप ये मत सोचिए जनसंख्या के आंकड़े इतने में पर्याप्त हो गए। जनसंख्या में आपको 3 आंकड़े याद करने होंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात कौन कौन से 3 जिलों का है, इस तरह से याद करना होगा। लेकिन हम अभी एक आपको मोटा खाका दे रहे हैं, अभी आप ये याद कर लेंगे तो आपको 3 याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अगले वीडियो में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। एक्चुअली में हम अभी सिर्फ आपको जनगणना नहीं पढ़ा रहे हैं। जनगणना जब पढ़ाएंगे तो सभी के 3 जिले आपको कंप्लीट करा देंगे ताकि कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए। अभी हम याद करवा रहे हैं कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कहाँ सबसे अधिक है, कहाँ सबसे कम है चीजें। सबसे बड़ी नदी बिहार की गंगा नदी है। सबसे गर्म कुंड बिहार का ब्रह्म कुंड है। कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.42 करोड़, और ये भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। बिहार का जनघनत्व भारत में सर्वाधिक है। लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। साक्षरता दर 61.8% है। पुरुष की 71.2%, महिला की 51.5%, और साक्षरता में बिहार अंतिम राज्य है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो गंगा तो आपको पता ही है, बिहार के बीचों बीच से यहाँ से होकर बहती है। तो सबसे बड़ी नदी गंगा है। सबसे पवित्र नदी भी बिहार की गंगा बिहार की क्या, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। सबसे बड़ी नदी बिहार में कौन सी है? गंगा नदी है। सब गर्म कुंड भी बिहार में कई पाए जाते हैं। सबसे अधिक गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्म कुंड। ब्रह्म भी आप अगर मिथक से जोड़ सकते हैं, ब्रह्मदेव के लिए जोड़ लिए, मतलब ब्रह्मदेव सबसे बड़े, तो सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्म कुंड। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बोल रही हूँ। सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे बड़ा गर्म कुंड ब्रह्म कुंड। सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे बड़ा गर्म कुंड ब्रह्म कुंड। कुल जनसंख्या 10.41 करोड़। कुल जनसंख्या 10.41 करोड़। आपको याद हो जाना चाहिए बस एक बार सुन के। कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है? 10.41 करोड़। 10.41 करोड़ बिहार की कुल जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.42%। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.42%। कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़। वृद्धि दर कितनी है? 25.42 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है? तो 8.6% जनसंख्या
भारत की बिहार में निवास करती है। इसका घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। बिहार का जनघनत्व भारत में सभी राज्यों में सर्वाधिक है। पहले पश्चिम बंगाल का था, लेकिन हम उसे क्रॉस कर गए हैं। लिंगानुपात 918 है, लेकिन शिशु लिंगानुपात अधिक है, यानी कि अब लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लिंगानुपात 918 है, पर शिशु लिंगानुपात 935 है। साक्षरता दर 61.8%। घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 918। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। पुरुष साक्षरता 71.2%। महिला साक्षरता 51.5%। इसमें आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, अगर आप भूलते हैं तो कभी, जो टोटल साक्षरता दर रहती है, जैसे 61% है तो 61.8%, लेकिन अगर आप 61 इसे माने तो 61% है, तो पुरुष साक्षरता दर इससे 10 अधिक होगी और महिला साक्षरता दर इससे 10 कम होगी। जनरली ये यूपी पे भी लागू होता है और देश की साक्षरता पे भी लागू होता है। तो 61.8% साक्षरता दर है, 71.2% पुरुष की, 51.5% महिलाओं की। हम जब जनगणना आपको बताएंगे तो बिहार की जनगणना को भारत की जनगणना से तुलना करते हुए बताएंगे, ताकि आपको भारत की भी जनगणना याद हो जाए और बिहार की भी। साक्षरता में बिहार भारत में अंतिम स्थान रखता है। फिर एक बार रिकॉल करें, सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड, कुल जनसंख्या 10.41 करोड़, जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%। भारत की जनसंख्या का 8.6% बिहार में रहता है। घनत्व है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। साक्षरता दर 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। और साक्षरता में बिहार भारत में अंतिम स्थान रखता है। ये बिहार का मैप है, लगभग ठीक बना है। एग्जैक्ट नहीं बन सकता फिगर, लेकिन लगभग ये फिगर ठीक है। इस पर हम एक चीज, इस फिगर पे आपको कुछ बताने वाले हैं, जैसे ये क्या है, आपका रोहतास है। अगर साक्षरता की बात करें तो रोहतास ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। और यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक है और महिला साक्षरता भी सर्वाधिक है। रोहतास में टोटल साक्षरता भी सर्वाधिक है। रोहतास कहाँ है? यहाँ। रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता, रोहतास आपका बाउंड्री लाइन किससे मिलती है? झारखंड से भी मिलती है और उत्तर प्रदेश से भी मिलती है। रोहतास की सीमा यूपी से भी मिलती है और झारखंड से भी मिलती है। रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है और पुरुष साक्षरता में भी रोहतास नंबर 1 है और महिला साक्षरता में भी रोहतास नंबर 1 है। इसके बाद ये तो आपकी कौन सी हो गई? अधिकतम साक्षरता दर। अब ये पूर्णिया है, यहाँ न्यूनतम पुरुष साक्षरता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया में। अधिकतम कहाँ थी? रोहतास में। न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम कहाँ है साक्षरता? पूर्णिया में। और ये सहरसा है, यहाँ पर महिला साक्षरता न्यूनतम है। महिला साक्षरता न्यूनतम है। साक्षरता में नंबर 1 कौन है? रोहतास। सभी में, टोटल साक्षरता में भी, पुरुष में भी, महिला में भी, सब नंबर 1 पे कौन है? रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है आपकी? पूर्णिया में। न्यूनतम महिला साक्षरता आपकी कहाँ है? सहरसा में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में, न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में।
टोटल साक्षरता में नंबर 1 पे रोहतास है। अंतिम स्थिति पुरुष में पूर्णिया और महिला में न्यूनतम साक्षरता सहरसा। ठीक है, सहरसा न्यूनतम साक्षरता महिलाओं में, पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता पुरुषों में। ठीक है, इसके बाद जो ये पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का। और ये जो शिवहर दिख रहा है ना, ये शिवहर का न्यूनतम क्षेत्रफल। सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का है? सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का है? शिवहर का। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगी? पटना में। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पटना में। और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में। ये जो नीचे का चिन्ह है मतलब सबसे कम, ऊपर का है तो सबसे अधिक। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का। सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पटना में। तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे पटना ही पे पूरा भार है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में। जन घनत्व न्यूनतम कहाँ है? कैमूर में। कैमूर में थोड़ा सा वन अधिक है, कैमूर में वन अधिक है, इसलिए जनघनत्व कम है, जनसंख्या कम है, वन अधिक है। इसलिए आप अंदाजा भी ऐसे भी, जब आपको ना याद आ रहा हो तो ऐसे भी ध्यान करिएगा। मैप पढ़ने से यही फायदा होता है कि कहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक होगा। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भी उतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ वन अधिक है तो यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है, जो घनी जनसंख्या है, वो नहीं है। तो सब न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? कैमूर में। लेकिन अधिकतम जनघनत्व कहाँ है? शिवहर में। क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या दबाव अधिक है। शिवहर में क्षेत्रफल न्यूनतम है, जनसंख्या का घनत्व जो है वो अधिक है। कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या रहती है, इसलिए जनघनत्व अधिक है। इतना फिर से रिकॉल कर लेते हैं। साक्षरता में रोहतास नंबर 1 पर। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, टोटल साक्षरता। पुरुष साक्षरता में न्यूनतम स्थिति पूर्णिया की, महिला साक्षरता में न्यूनतम स्थिति सहरसा की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में। सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में, न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? कैमूर में। अब हम लिंगानुपात देख लेते हैं। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में, और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। गोपालगंज में 10 की वृद्धि दर, सबसे कम है। गोपालगंज में 10 की वृद्धि दर सबसे कम है। आप लोग एक पेज पर मेरे बोलते के अनुसार ये बना लेना, क्योंकि बनाते बनाते ये घना होने लगता है। और जो मधेपुरा है, मधेपुरा, यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, 10 की
वृद्धि। वैसे तो आप चाहें तो मैप की फोटोकॉपी करा सकते हैं, उस पर भी लिख सकते हैं, या आप एटलस पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वयं मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके मेंस में बहुत फायदा देगा, आपको याद भी रहेगा और फायदा भी देगा। ऐसा भी बना लेंगे जैसा मैंने बनाया है तो पर्याप्त है, बस ये थोड़ा छोटा हो रहा है। बड़ा अगर बनता तो इसमें हम ज्यादा दूर दूर सब चीज दिखा सकते थे, क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है इसलिए दिक्कत होती है। हम जल्दी ही कोशिश करेंगे एक बड़े बोर्ड की व्यवस्था करने की। तो जैसे ही बड़ा बोर्ड आता है तो आपको बड़े में बनाकर बता सकते हैं। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपना मैप स्वयं ड्रा करके उसमें भर लीजिएगा। हम फिर एक बार रिकॉल कर देते हैं सारी चीजें। देखिएगा, सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड, कुल जनसंख्या 10.41 करोड़, जनसंख्या वृद्धि दर 25.42, भारत में 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है, जनघनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सर्वाधिक है, लिंगानुपात 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है, साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है, और साक्षरता में भारत में बिहार का स्थान अंतिम है, यानी कि सबसे न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की ही है। पढ़िए, आप लोग पढ़िए और आसपास के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है, जहां से सर्वाधिक IAS PCS बनते थे, जहां से पहले राष्ट्रपति बिहार के थे, वहां जहां दिनकर और नागार्जुन जैसे महनीय कवि हैं, जहां से बहुत अच्छे एक्टर हैं फिल्मी दुनिया में, वहां की साक्षरता दर न्यूनतम है पूरे देश में। ये बड़ी दुखद और शर्मनाक स्थिति है। आप पढ़िए, अच्छे अधिकारी बनिए, आप जिस जिले में पोस्टिंग पाएं, जिस भी तहसील में जाएं, वो वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, वहाँ स्कूलों में थोड़ी सी व्यवस्था मेंटेन करें ताकि लोग पढ़ जाएं। कृपया नौकरी पैसे के लिए ना करें। ये बड़ी शर्मिंदगी फील कराती है कि हमारी साक्षरता दर इतनी न्यूनतम है। हम देश में सबसे कम साक्षर हैं, और साक्षर का मतलब आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो अपना नाम भी लिखना पढ़ना जानते हैं वो साक्षर है, यानी कि बिहार में ऐसी स्थिति है कि लोग अपना नाम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते ठीक से। तो हम आपसे आशा करते हैं, ये बड़ा दुख देता है। आप लोग जब अधिकारी बनिएगा, और अभी भी जब तक आप अधिकारी नहीं बने हैं तब तक भी कम से कम एक संकल्प लीजिए कि हम 2-3 बच्चों को फ्री में कुछ तो सिखा सकते हैं, फ्री में ट्यूशन तो दे सकते हैं। जो गरीब हैं, जो अपने आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें कम से कम प्रेरणा दें, उन्हें स्कूल जाने की स्थिति में लाएं। अगर आपको लग रहा है कि वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं अभी तैयारी के दौरान भी। आइए हम आते हैं इस पे। तो साक्षरता में रोहतास नंबर 1 पर है। रोहतास में पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और टोटल साक्षरता में रोहतास नंबर 1 पर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है, न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। और एक चीज हम भूल गए थे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया में है और न्यूनतम साक्षरता भी पूर्णिया में है। ये न्यूनतम सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया में। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? सहरसा में। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है, लेकिन 10 की वृद्धि दर सबसे कम है। 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? मधेपुरा में।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व आपका शिवहर में है और न्यूनतम घनत्व कैमूर में। सर्वाधिक घनत्व शिवहर में, सबसे कम घनत्व कैमूर में। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी पटना में है, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है। तो ये कंप्लीट हो गया। ये जहानाबाद है। सर्वाधिक बनावरण तो आपका कैमूर में होगा और न्यूनतम बनावरण सर्वाधिक बनावरण कहाँ होगा आपका? कैमूर में। आशा है आपको याद हो गई होंगी चीजें। कहे तो हम एक बार लाइन से रिकॉल एक बार फिर से कर दें। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में, न्यूनतम पूर्णिया में। सर्वाधिक पुरुष रोहतास में, न्यूनतम पुरुष पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में, न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में। सर्वाधिक क्षेत्रफल चंपारण का, न्यूनतम क्षेत्रफल शिवहर का। सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में, न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में। और जहानाबाद में न्यूनतम बनावरण, कैमूर में अधिकतम बनावरण। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण बिहार के तथ्य थे। आशा है आपको मैप पे ये समझ में आ गए होंगे। रखिएगा, तैयारी करिएगा। आपको बिहार की वीडियो देखने के बाद शायद आपको बिहार के लिए स्पेशल पढ़ने के लिए कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप बुक पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। बुक का कोई विकल्प नहीं होता, बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए। और अगर आपके पास समय कम है, जॉब में है, इस तरह है, प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ वीडियो देखकर काम चला सकते हैं। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा दूसरे लोगों को शेयर भी करें। आइए हम बात करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। ये बिहार का मैप है। मैप लमसम बना हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि बिहार का मैप मैम ने दिया तो पूरी तरह सही है। 19-20 बाउंड्री हो सकती है क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया है, पर आपको एक शेप पता चल रहा है। और इतना मैप आप अगर एग्जाम में बना देंगे तो वो पर्याप्त होता है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी आप मेंस का कोई आंसर लिख रहे हो और आप उसमें मैप पे कोई चीज़ दर्शाना चाहें तो तभी यूज कीजिएगा जब आपको एग्जैक्ट स्थिति पता हो। कभी भी मैप पर ऐसी स्थिति न दर्शाएं जो आपको पता नहीं हो। अंदाज से कभी मैप ना बनाएं और ना अंदाज से मैप पे कोई भी चीज़ दर्शाएं। लिख चाहे गलत दे भी, पर मैप पे ना दर्शाएं। लिखने वाला हो सकता है एक बार एग्जाम उतना ध्यान से ना भी पढ़े, पर अगर आपने मैप पे गलत दर्शा दिया तो उसको जरूर लिख जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। पहले हम बिहार की भूगर्भिक संरचना पर बात करें तो बिहार में जो चट्टान है वो 4 तरह की पाई जाती है। नंबर 1 धारवाड़ चट्टान, नंबर 2 विंध्य चट्टान, नंबर 3 टर्सरी चट्टानें और नंबर 4 क्वार्टनरी चट्टान। धारवाड़ चट्टान वो चट्टान है जिसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धारवाड़ चट्टान में जब खनिज अधिक पाए जाते हैं तो खनिज बिहार में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खनिज बिहार में दक्षिण पूर्वी बिहार में सर्वाधिक पाए जाएंगे, इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये झारखंड का एरिया है। छोटा नागपुर का पठार इधर ही पड़ता है और झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र ये है, तो सब सर्वाधिक खनिज झारखंड में है और ये झारखंड से ही सटा हुआ पार्ट है, तो कुछ खनिज हमारे इस दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो धारवाड़ चट्टान कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ मिलेगी दक्षिणी पूर्वी बिहार में। यहाँ आपका जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। ये जो एरिया है इसमें आपका नवादा आ जाएगा। ये आपका धारवाड़ क्षेत्र में आ जाएगा। कौन कौन सी 4 चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में? धारवाड़ चट्टान,
विंध्यन चट्टान, टर्सरी और क्वार्टनरी। धारवाड़ में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी एरिया में। तो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है ये किसका है? ये आपका धारवाड़ का क्षेत्र है। धारवाड़ चट्टानी क्षेत्र है ये। यही आपका जमुई, नवादा, बांका ये सब इधर ही मिलेगा। विंध्यन क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी पठार है। ये जो है दक्षिण पश्चिमी पठार ये आपका विंध्यन क्षेत्र है। यहाँ आपका रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा? आपका विंध्यन क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा है तराई क्षेत्र, टर्सरी चट्टान तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र कौन सा होगा? तराई क्षेत्र ये वाला है, क्योंकि इधर से नदियां आती हैं। ये हिमालय की तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? जो हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। यानी कि हिमालय जहाँ खत्म होके जहाँ नदियां मैदानी भाग शुरू होता है उसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। और ये यहाँ क्या है? यहाँ आपका नेपाल है। नेपाल है। नेपाल में कौन सी श्रृंखला है? हिमालय श्रृंखला है। तो नेपाल के बाद का जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये तराई क्षेत्र कहलाता है। क्वार्टनरी चट्टान कहाँ पाई जाएगी? ये बिहार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। धारवाड़ दक्षिण पूर्वी भाग, क्योंकि खनिज अधिक पाए जाते हैं। विंध्यन दक्षिण पश्चिमी बिहार, टर्सरी तराई क्षेत्र में, और क्वार्टनरी संपूर्ण में पाई जाती है। पूरे बिहार में जगह जगह क्वार्टनरी क्षेत्र पाया जाता है। अब हम देखते हैं भू आकृतिक विभाजन। बिहार में 3 प्रदेश मुख्यतः पाए जाते हैं: पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग और पठारी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र भी 3 भागों में है। पर्वतीय क्षेत्र में मूलतः कौन सा क्षेत्र आएगा आपका? अभी बात करते हैं। पहले पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी 3 श्रेणी आती है? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, और दून घाटी, या इसी को कहते हैं हरहा घाटी। ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्र में एक चीज जान लीजिए कि ये हमने अभी बताया आपको नेपाल है। नेपाल में यहाँ पे कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियां मिलती हैं: बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और तीसरी श्रेणी है आपकी शिवालिक श्रेणी। और इनका यही क्रम है ऊपर से नीचे। नेपाल की तरफ पहले सबसे बृहद हिमालय है, फिर मध्य या लघु हिमालय है, और सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है। तो बिहार में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें कौन सी श्रेणी आपको मिलती है? शिवालिक श्रेणी। बिहार के पर्वतीय क्षेत्र में आपको कौन सी श्रेणी मिलेगी? शिवालिक श्रेणी। और ये चूंकि 3 भाग है तो ये जो तराई बेल्ट है इसी में आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखेगा। और जो बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग है इसी में आपको ये पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। इस क्षेत्र में ये पश्चिमी चंपारण का भी क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का मिला जुला। यहीं पे आपको ये शिवालिक पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। और पर्वत श्रेणी कितने भागों में बटी है? 3 भागों में। कौन कौन? सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी और रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी में की जो सर्वोच्च चोटी है वो सोमेश्वर किला है। सर्वोच्च चोटी ये हरहा घाटी या इसी को दून घाटी भी कहते हैं।
हरहा घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हरहा नदी बहती है। और ये आपकी रामनगर दून है। 3 क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा पर्वत बिहार में है? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में 3 भाग हैं, कौन कौन से? सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी और रामनगर दून। हरहा घाटी इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हरहा नदी बहती है, इसलिए इसे हरहा घाटी के नाम से भी जानते हैं। मेन क्या है, मैप पे पढ़ाने का मतलब इसलिए होता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आपको जो प्रश्न नहीं भी आते हैं आप वो प्रश्न भी हल कर पाए कॉन्सेप्ट के थ्रू। चूंकि 150 प्रश्नों का पेपर होता है और आप 150 प्रश्न नहीं जानते, या जो 110 प्रश्न में पास होना है, या इस बार 108 मेरिट चली गई थी तो अगली बार 115 भी जा सकती है। तो अगर आप सिक्योर होने के लिए 120 प्रश्न लाना चाहते हैं, 125 प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये सच है कि आपको 150 में से 125 प्रश्न नहीं आते होंगे। आप तो क्या, कोई टीचर भी 150 में से 150 सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो वो 125 आपकी स्मार्ट स्टडी से आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप देखते ही उत्तर लगा देते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सोचते हैं, आपको याद आता है, आप आंसर लगा देते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको नहीं आते हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप इस तरह का, जब आप पढ़े होते हैं तो उस पर आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसको सोचते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे अगर ये पूछ दिया जाए कि बिहार में हिमालय पर्वत की कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, आपको अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि चूंकि बृहद ऊपर है फिर लघु है, तो बिहार आते आते नेपाल के बाद आएगा तो शिवालिक श्रेणी आ जाएगी, तो आप इसका ये आंसर सही निकल जाएगा। इस तरह के आंसर, जैसे जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गंगा का उत्तरी मैदान किस तरह का होगा, बिहार का दक्षिणी मैदान किस तरह का होगा, ये आपको मैप पे देखते हैं तो अपने आप चीजें पता चल जाती हैं। तो आप मैप से ही पढ़िए, आपको ज्यादा पता चलेगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, आप भारत को भी मैप पर पढ़िए। ये हो गई आपकी पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी? सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर किला है, और हरहा घाटी या दून घाटी में हरहा नदी बहती है, और तीसरी है रामनगर दून। अब है बिहार का मैदान। बिहार का मैदान 2 भागों में बटा है, इसी को हम गंगा का मैदान भी कहते हैं बिहार में। ये 2 भागों में विभक्त है, बिहार का उत्तरी मैदान और बिहार का दक्षिणी मैदान, या इसी को गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसे मैप पर समझिए मैदान को। ये आपकी गंगा है जो बिहार की लगभग मध्य से बहती है, ठीक है, लगभग मध्य से बहती है। इसको कहेंगे हम, जो गंगा के ऊपर भी वाला भाग है, ये उत्तरी मैदान है, और ये गंगा का दक्षिणी मैदान है। अब एक जनरली आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि उत्तरी मैदान की क्या विशेषता होगी और दक्षिणी मैदान की क्या विशेषता होगी। आप लोग सोचिएगा इसको, हम तो बता ही रहे हैं, आप थोड़ा सोचिएगा। उत्तरी मैदान में क्या है कि ये चूंकि नेपाल है, यहाँ क्या है, हिमालय है, हिमालय से कुछ नदियां आती हैं। हिमालय से क्या होता है, नदियां आती हैं, जैसे घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है। ये हम आपको क्रम नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि नदियां आती हैं। वो हम नदियां चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर बताएंगे, और वो गंगा में मिलती हैं। तो ये जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, ये नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बनता है, और बिहार में ये मैदान जलोढ़ मिट्टी की, नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ क्या पाया जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे नदियां गिरती हैं। और इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है बाढ़।
बाढ़ का आना इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है। क्यों यहाँ बाढ़ अधिक आती है? क्योंकि ये जो नदियां यहाँ आती हैं ये सब हिमालय से आती हैं और हिमालय की नदियों में जल अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये नदियां गंगा तक पहुंचते में जब बरसात का मौसम होता है तो और अधिक प्रवाह के साथ आती हैं और ये उत्तरी मैदान में बाढ़ ला देती हैं। दक्षिणी मैदान में क्या है, यहाँ भी नदियां आती हैं, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, ये नदियां आती हैं, पर ये चूंकि पठारी क्षेत्र से आ रही होती हैं तो इनमें वो प्रवाह नहीं होता। जो प्रवाह आपको हिमालय की नदियों में देखने को मिलेगा वो प्रवाह पहाड़ी क्षेत्र की नदियों में नहीं होता है, इसलिए दक्षिणी मैदान में बाढ़ कम आती है, बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ अधिक आती है। लेकिन इस मैदान की विशेषता क्या है? इस मैदान की विशेषता है कि खनिज वगैरह भी इसी दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, पठारी भाग भी इसी दक्षिणी भाग में पाया जाता है। लेकिन पठारी भाग को चूंकि हमने अलग विभाजित किया है तो इस पर अलग बात कर लेंगे। दक्षिणी मैदान में एक और चीज पाई जाती है, वो पाया जाता है टाल। टाल कहते हैं मैदानी भाग में कुछ जो गहरे क्षेत्र होते हैं उन्हें हम टाल कहते हैं और टाल क्षेत्र की खास तौर से श्रृंखला यहाँ आपका पटना है, पटना से लेकर इधर लखीसराय है, लखीसराय, पटना से लेकर लखीसराय में इन टालों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। ये टाल की श्रृंखला पाई जाती है, टाल श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? पटना से लेकर लखीसराय के क्षेत्र में। और बड़े फेमस दो टाल हैं, एक है मोकामा टाल, मोकामा टाल, और दूसरा है बढ़ैया टाल। बढ़ैया टाल, ये दो टाल बहुत फेमस है। कहाँ के? बिहार के, जो पटना से लखीसराय के बीच में पड़ते हैं, मोकामा टाल और बढ़ैया टाल। तो ये आपका उत्तरी मैदान हो गया, दक्षिणी मैदान हो गया। हम आपको ये जो नदियां बताए हैं, ये नदियां हम आपको अलग से बताएंगे। गंगा नदी और गंगा नदी की सभी सहायक नदियां, इन पर हम बिहार की नदियों पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी आप केवल इतना ही जान लें। अगला है, चूंकि 3 भागों में बांटा था, अगला भाग कौन सा है? पठारी भाग। पठारी भाग में बिहार का कौन सा भाग आएगा? पठारी भाग में बिहार का दक्षिणी भाग आता है। ये जो भाग है ये कौन सा है? पठारी भाग है, जिसमें कैमूर है, राजगीर का पहाड़ आ जाएगा, राजमहल पहाड़ आएगा, ये धारवाड़ चट्टानें, ये सब दक्षिणी भाग में आएगी। क्यों? क्योंकि इधर ही इसके नीचे छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड है, झारखंड पूरा पठारी क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? खनिजों का पाया जाना, खनिज भंडार। और इसीलिए इस क्षेत्र में, जो धारवाड़ का ये क्षेत्र है, यहाँ पे अभ्रक बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है? अभ्रक बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बिहार की भूगर्भिक संरचना, 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं: धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्सरी चट्टान और क्वार्टनरी चट्टान। धारवाड़ कहाँ पाई जाती है? बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और विंध्य चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। टर्सरी चट्टान तराई भाग में पाई जाती है और क्वार्टनरी बिहार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अब हम क्वार्टनरी अधिकांश भागों में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे भूआकृतिक विभाजन पे। तो 3 भागों में बिहार को बांटा जा सकता है: पर्वतीय क्षेत्र,
मैदानी भाग और पठारी भाग। पर्वतीय क्षेत्र में मूलतः यहाँ पे शिवालिक श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, चंपारण के क्षेत्र में। इसमें इसको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी और रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर किला। हरहा घाटी से या दून घाटी से होकर हरहा नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम हरहा घाटी पड़ा। और रामनगर दून। जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में बिहार के बीचों बीच से होकर गंगा नदी बहती है, इसलिए बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है, गंगा का उत्तरी भाग और गंगा का दक्षिणी भाग। जो उत्तरी मैदान है उसमें हिमालय से आने वाली नदियां, गंगा की सहायक नदियां हैं, जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, घाघरा है, कोसी है आदि नदियां तीव्र प्रवाह के साथ आकर गंगा में मिलती हैं और इस उत्तरी भाग में बाढ़ की बारंबारता बनी रहती है। इसीलिए कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ सर्वाधिक आती है। गंगा का जो दक्षिणी भाग है, इसमें जो नदियां मिलती हैं जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदी, तो ये चूंकि पठारी क्षेत्र से आती हैं तो इनका प्रवाह क्षेत्र उतना नहीं होता जितना प्रवाह हिमालय की नदियों का होता है, इसलिए यहाँ बाढ़ कम आती है और यहाँ बाढ़ अधिक आती है। और दक्षिणी मैदान में टाल बहुत पाए जाते हैं। टाल मैदानी भाग के कुछ गहरे क्षेत्रों को कहा जाता है और पटना से लेकर लखीसराय तक टालों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें बहुत फेमस 2 टाल हैं, एक मोकामा टाल, दूसरा बढ़ैया टाल। बाकी तीसरा जो विभाजन है वो पठारी भाग है और बिहार का दक्षिणतम जो हिस्सा है उसे पठार का है। चूंकि बिहार के नीचे छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड है, झारखंड भी पठारी मैदान है, तो यहाँ इसकी विशेषता है कि यहाँ खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। झारखंड में भी खनिजों की अधिकता है। और ये जो धारवाड़ क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ अभ्रक अधिक मात्रा में मिलता है, अभ्रक की अधिकता पाई जाती है। तो हमें आशा है कि आपको ये भौतिक विभाजन समझ में आ गया होगा। हम बहुत अधिक बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये भौतिक विभाजन आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम सभी टॉपिक पर बात करेंगे, नदियों पर, जलवायु पर, हिस्ट्री पर, सभी पर बात करेंगे, खनिज भी पढ़ाएंगे आपको, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बिहार की नदियां। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा। ये चित्र मैंने मैप पर नहीं बनाया, आपको ग्राफ के टाइप से बनाया है। बगल में हम आपको जब वीडियो अपलोड करेंगे तो फोटो दे देंगे मैप की, उसमें आप देख लीजिए, देखते जाइएगा साथ ही साथ कि कहाँ पे कौन सा जिला है और कहाँ, जैसे मैंने सारण लिखा तो सारण कहाँ है। क्योंकि मैप इतना बड़ा ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता और एक एक आउटलाइन तो बना देती मैं, लेकिन आउटलाइन के साथ साथ एक एक शहर राज्य जिले को दिखा पाना थोड़ा सा बड़ा वो वैसा कंजेस्टेड हो जाता है। आप कहेंगे तो जो मैप आता है उस पर मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, लेकिन हम आपको यहाँ मैप लगा देंगे, आप साथ साथ देखते जाइएगा और आपके पास मैप है तो आप उस पर भी देखिएगा। आइए हम बात करते हैं। गंगा बिहार में बक्सर से एंट्री लेती हैं और कटिहार होते हुए अंततः पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होकर ये बांग्लादेश होते हुए समुद्र में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हमें बात करनी है चूंकि केवल बिहार के एरिया की, तो ये बक्सर से लेकर कटिहार तक, कहाँ तक, बक्सर से लेकर कटिहार तक प्रवाहित होती है। इसमें अब कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ मिलती है हम उस पर बात करेंगे। तो ये जो नदियां हैं, ये जो नदी कहलाएंगी वो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां होंगी और जो नीचे से मिल रही हैं ये दाईं ओर की नदियां हैं। पूछ लेता है कि 4 नदियां दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सी नदी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है या दाईं ओर की सहायक नदी है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये नीचे की तरफ से मिल रही है वो दाईं ओर की है और ये ऊपर से मिल रही है वो बाईं ओर की है। गंगा चूंकि इस तरह प्रवाहित हो रही है तो गंगा का
प्रवाह इस तरह है, यानी कि आप अपना भी मुंह इसी तरफ कर लीजिए प्रवाह की तरफ, तो जो इस तरफ होगा वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, जो इस तरफ होगा वो राइट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड से जो आ रही हैं वो बाईं ओर की नदियां होंगी, और जो नीचे से दाईं ओर की तरफ से जा रही हैं वो कैसी नदियां होंगी, दाईं ओर की नदियां होंगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड में बात करते हैं। इसमें एक नदी आकर मिलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मापचाचुंगो ग्लेशियर है। मापचाचुंगो ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? मापचाचुंगो। घाघरा किस ग्लेशियर से निकलती है? मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ आके गंगा में मिलती है? तो बिहार के सारण में आकर ये गंगा जी में मिल जाती है। हम आपको ये चार्ट पर भी बताएंगे, लेकिन अभी आप ग्राफ पर देख लीजिए, फिर चार्ट पे बताएंगे हम। तो मापचाचुंगो घाघरा नदी मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? मापचाचुंगो ग्लेशियर से। कहाँ जाके गंगा नदी में मिलती है? सारण में मिलती है। और घाघरा नदी यूपी के साथ बिहार की सीमा भी बनाती है। बिहार की सीमा साझा करती है यूपी के साथ। यहाँ यूपी है तो ये यहाँ कुछ दूर तक बिहार के साथ यूपी के साथ सीमा साझा करके ये सारण में आकर गंगा में मिल जाती है। तो हमने कौन सी नदी पढ़ी? घाघरा नदी। बाईं ओर से आती है, गंगा में मिलती है। इसका उद्गम स्थल क्या है? मापचाचुंगो ग्लेशियर। ये कहाँ आके गंगा में मिलती है? सारण में मिलती है। घाघरा नदी बिहार और यूपी की सीमा भी साझा करती है। ठीक है। अगली नदी की हम बात करते हैं अन्नपूर्णा नदी। ये भी बाईं ओर की नदी है। सॉरी, गंडक नदी। ये भी बाईं ओर की नदी है। गंडक नदी अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है। अन्नपूर्णा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा पर्वत से। अन्नपूर्णा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। गंडक नदी हाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे आपकी मिलती है? हाजीपुर में। गंडक नदी अन्नपूर्णा पर्वत से निकलकर हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। ये भी कौन सी है? बाईं ओर की नदी। अब हम बात करेंगे बूढ़ी गंडक। पहले गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। इसका क्रम भी नहीं भूलना है। घाघरा हो गया, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। पहले गंडक रहेगी, फिर बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी कमेंट्स बॉक्स में बताना कहाँ पर है। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी से। और मुंगेर में जाकर ये किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। अब ये मत सोचिएगा ये आगे हो गया, ये यहाँ होना चाहिए। तो ये सिर्फ नाम लिखे हैं, एग्जैक्ट प्लेस नहीं है। आपको एग्जैक्ट प्लेस देखने के लिए मैप देखना होगा। मैं भी यहाँ मैप लगा दूंगी, उसमें देख लीजिएगा, वरना एटलस में देख लीजिएगा। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पे जाके गंगा में मिलती है? मुंगेर में जाके ये गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ये गोसाई थान से निकलती है और कुर्सेला कटिहार में, कुर्सेला में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बागमती नदी। ये महाभारत श्रेणी से निकलती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी में मिल जाती है। और कोसी नदी गोसाई थान से निकलकर कुर्सेला कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। कुर्सेला कटिहार में जाके ये किससे मिल जाती है? गंगा जी से मिल जाती है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। इसीलिए इसमें सर्वाधिक बाढ़ आती है। इसी के कारण बिहार में सर्वाधिक बाढ़ आती है। अगली है महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती है? ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा। और मनिहारी ये भी कटिहार में ही गंगा जी में मिल जाती है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी है? पहले तो ऐसे देख लेते हैं। घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है।
घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। घाघरा कहाँ से निकलती है? घाघरा निकलती है माप चाचुंगो ग्लेशियर से। माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और सारण में आकर गंगा जी में मिल जाती है। और ये यूपी के साथ सीमा भी साझा करती है। 3 नदियां हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करती हैं, घाघरा, गंडक और कर्मनासा। ये गंडक भी यूपी के साथ बिहार की सीमा साझा करती है। हमने तो सीधे सीधे लाइन खींच दी है ना, आप इसको जब मैप पे देखेंगे तो ये ऐसे घूम घाम के आती है। तो घाघरा, गंडक और कर्मनासा 3 नदी बिहार की यूपी के साथ सीमा साझा करती हैं। अभी हमने कौन सी ऊपर की बाएं हाथ की 5 नदियां पढ़ी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। घाघरा कहाँ से निकलती है? मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है, यूपी के साथ सीमा साझा करते हुए सारण में गंगा जी में मिल जाती है। इसके बाद गंडक है, गंडक अन्नपूर्णा से निकलती है, ये भी यूपी के साथ सीमा साझा करते हुए हाजीपुर में गंगा जी से मिल जाती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर में आके गंगा जी से मिल जाती है। महाभारत श्रेणी से निकली हुई बागमती नदी कोसी की सहायक नदी है और कोसी नदी गोसाई थान से निकलकर कुर्सेला कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। कोसी नदी गोसाई थान से निकलकर कुर्सेला कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। इसके बाद महानंदा है, महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है और ये मनिहारी कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। ये मनिहारी है, मनिहारी कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। ये तो हुई बाईं तरफ की। अब हम बात करेंगे दाईं ओर से। कर्मनासा नदी चौसा बक्सर में गंगा जी से मिलती है, ये विंध्य श्रेणी से निकलती है, ये भी यूपी के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ भी आपको 4 नदियां देखना है, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कर्मनासा विंध्य श्रेणी से निकलती है, चौसा बक्सर में गंगा जी से मिल जाती है। कर्मनासा विंध्य श्रेणी से निकलती है और बक्सर में चौसा स्थान पर गंगा जी से मिल जाती है। कर्मनासा के लिए कहा जाता है कि ये ऐसी नदी है कि जिसमें स्नान करने से जो पुण्य कर्म होते हैं वो नाश हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम कर्मनासा है। कर्मनासा नदी विंध्य श्रेणी से निकलकर चौसा नामक स्थान पर बक्सर में गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, रोहतास से गुजरती है और रोहतास के मनेर में, रोहतास से अमरकंटक से निकलती है, रोहतास इसके किनारे पर है और मनेर पटना के पास मनेर में जाकर ये गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और मनेर में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी? सोन नदी निकलकर कहाँ जाती है? मनेर में गंगा जी से मिल जाती है और रोहतास भी इसके किनारे पर स्थित है। पुनपुन नदी पलामू से निकलती है, पलामू की पहाड़ियां झारखंड में हैं, तो पुनपुन नदी झारखंड पलामू से निकलकर फतुहा में गंगा जी से मिल जाती है। पुनपुन नदी पलामू जिले से, पलामू जिला भी है, पलामू झारखंड से निकलकर फतुहा में गंगा जी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी फल्गु है जो गया में बहती है, निरंजना नदी से इसका उद्गम होता है। क्यूल नदी पारसनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और जमुई होते हुए सूरजगढ़ लखीसराय में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। क्यूल नदी पारसनाथ की पहाड़ियों से निकलकर जमुई होते हुए सूरजगढ़ लखीसराय में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। हमें आशा है आपको सभी नदियां याद हो गई होंगी। ऊपर की 5 नदियां, नीचे की प्रमुख 4 नदियां याद रखनी है। ऊपर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। नीचे कौन कौन है? कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। घाघरा कहाँ से निकलती है? मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलकर सारण में गंगा जी में मिल जाती है। गंडक अन्नपूर्णा से निकलती है, हाजीपुर में गंगा जी से मिल जाती है। सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है जो मुंगेर में गंगा जी से मिल जाती है।
और महाभारत श्रेणी से निकली बागमती कोसी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाईनाथ से निकलकर कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा जी से मिल जाती है और महानंदा दार्जिलिंग से निकलकर मनिहारी कटिहार में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। नीचे की दाईं ओर की सहायक नदियों में कर्मनाशा विंध्य श्रेणी से निकलती है और चौसा बक्सर में गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और मनेर में गंगा जी से मिल जाती है। पुनपुन नदी पलामू झारखंड से निकलती है, फतुहा में गंगा जी से मिल जाती है और क्यूल पारसनाथ की पहाड़ियों से निकलकर सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा जी से मिल जाती है। अब गंगा जी के किनारे गंगा जी किन किन जिलों से होकर बहती हैं, ये हमने एक ऐसे सर्किल बना दिया है आपके याद करने के लिए। आप याद कर लीजिए, ये 11 जिलों से होकर बहती है गंगा जी। पटना से याद करिए, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, सारण। 4 आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से उल्टा याद करिए, पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया। बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। पटना, सारण, भोजपुर। पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली। पटना को आप चाहो तो राजधानी के रूप में छोड़ दो। पटना आपको पता है, पटना से गंगा जी बहती है, तो आप 2-2 का ग्रुप बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे भोजपुर, बक्सर, मतलब आरा, बक्सर, इधर कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण। जैसे आपको मानो आप इन्हें इस ग्राफ पे याद कर सकते हैं। आपको हम चार्ट के रूप में भी इन नदियों को बता देते हैं, तो आप चार्ट के रूप में भी देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आइए अब हम चार्ट पर इन नदियों को देखने का प्रयास करते हैं। आइए अब इसे थोड़ा सा चार्ट में समझ लेते हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी नामपा लिखा है, इसी को नामपा चाचुंगो इस ग्लेशियर से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। सारण, छपरा को ही बोलते हैं। सारण के निकट ये गंगा में मिल जाती है और ये यूपी से सीमा भी बनाती है। इसके बाद गंडक, ये मानगमोट और कुतांग नेपाल में वहाँ से निकलती है, अन्नपूर्णा से, और हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिमी भाग से निकलती है और मुंगेर में गंगा से मिलती है। बागमती शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है, गंगा खगड़िया में गंगा से मिलती है, बल्कि ये कोसी से मिलती है। कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से निकलकर कोसी से मिलती है और कोसी नदी गोसाईनाथ से निकलती है और गंगा में कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी के बारे में हमने बताया, इसे बिहार का शोक कहते हैं, बाकी डिटेल हम बता चुके हैं। महानंदा महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और गंगा कटिहार में गिरती है। इसमें कहीं कहीं तो लिखा है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कहीं कहीं इसमें लिखते हैं कि ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दोनों उत्तर नहीं मिलेंगे, अलग अलग दे देता है किताबों में। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा से चौसा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, पटना के निकट गंगा से मिलती है। उत्तरी कोयल रांची के पठार से सोन की सहायक नदी है, दक्षिण कोयल गंगा की सहायक नदी है। अजय पटवाड़ जमुई से गंगा में पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी, ये एक्चुअली में फल्गु नदी पुनपुन में मिलके गंगा में मिलती है और पुनपुन नदी पलामू झारखंड से निकलती है और ये गंगा में फतुहा के पास मिलती है। और क्यूल नदी खड़गडीहा झारखंड से निकलती है
और लखीसराय के पास ये गंगा में मिल जाती है। तो ये छोटा सा चार्ट था, इसे भी आप देख लीजिएगा, याद करने में सहायता मिलेगी। या तो मैप से याद कर लीजिएगा या इससे याद कर लीजिएगा। मैप भी ड्रॉ है क्योंकि आपको सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ऐसा लिखना है। मेंस में भी अगर आप ऐसा ड्रॉ कर देंगे तो वो भी मान्य होता है।